तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हम सब लोग मिलकर एक केमिस्ट्री का शानदार चैप्टर कवर कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर। तो आज अब हम लोगों का प्रयास है कि अब हम लोग एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लेते हैं और जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर्स को 2 शॉर्ट्स में कवर करते हैं। ठीक, तो पहले शॉर्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी ऐसी जिसको पढ़ने के बाद फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप करने में एबल हो, ऐसी थ्योरी ऐसे शानदार तरीके से हम लोग मिलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। रेडी, आइए फिर पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो यही सोच के देखो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकते हैं हम? विचार आएगा सर अब तो कुछ नहीं कर सकते, ना इंस्टाग्राम मिलेगा, ना सोशल मीडिया मिलेगा, ना फेसबुक मिलेगा, ना यूट्यूब मिलेगा, होगा क्या? तुम्हें इसी की चिंता है, बाकी और चीजों की देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तुम कह सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के समय में हमारा जीवन बिल्कुल बेकार सा है। सोच के देखो 100 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी इंडिया में, तब लोग कैसे अपना जीवन जीते थे। तो अब तो बड़े सौभाग्यशाली हो, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास और मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, तो उसका पॉजिटिव यूज करो ना बच्चों। आइए समझते हैं फिर चार चीजों को, अच्छे से समझना। चार्ज, चार्ज समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन एक्सपीरियंस देयर इफेक्ट। चार्ज क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पहले तो थोड़ी सी ये जो लैंग्वेज लिखी हुई बहुत प्यारी सी लैंग्वेज है, समझिए। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। कैसी प्रॉपर्टी बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट कैन प्रोड्यूस, ओके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है और उसके एक्सपीरियंस को महसूस भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है ना सर? जैसे मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी देर के लिए ये एक चार्ज क्यों है, तो क्या इस चार्ज के थोड़ी देर उससे एक चार्ज यहां पे रख दो तो क्या ये चार्ज, इस चार्ज का इंपैक्ट इसको नहीं पड़ेगा? अगर ये प्लस होगा तो अट्रैक्ट होगा, मान लीजिए प्लस है, और अगर ये माइनस होगा, नहीं प्लस है तो सॉरी रिपेल होगा, माइनस है तो अट्रैक्ट होगा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि चार्ज से चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ठीक है बेटा, फंडामेंटल मतलब मूलभूत, जो किसी अदर चीज से नहीं बनी है, वो एग्जिस्ट ही खुद में करती है, इंडिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन एक्सपीरियंस देयर इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकती है और उनके इफेक्ट को भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे यहां तक जब आपने समझा कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, थोड़ी बात और समझिए, फिर आपको बहुत अच्छी बात एक और समझाता हूं। कंसेप्ट ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं, कंसेप्ट मतलब अवधारणा क्या है, कंसेप्ट की क्या है, चार्ज का कंसेप्ट है क्या भाई? अ बॉडी बिकम्स चार्ज्ड, एक बॉडी चार्ज हो जाती है व्हेन देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो बॉडी कैसी हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैसा आ गया? Na प्लस, प्लस चार्ज एक्वायर कर लिया। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl माइनस आ गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये है चार्ज की कहानी। ठीक है, कि जब कोई भी बॉडी या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर से वही बात है सर, 2 टाइप्स चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए यहां पर आपने पॉजिटिव को फील किया, यहां पर आपने नेगेटिव फील किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वही है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। देखिए ये प्लस दोनों एक दूसरे को से दूर भाग रहे हैं, ये माइनस दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी बात समझिए, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे की अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लास में भी यही होता है आपके साथ, जो आपके जैसे मित्र होते हैं आप क्या करते हो? उन्हीं से अपनी आइडियोलॉजी मैच करते हो, उन्हीं को अपने दोस्त को बनाते हो। ठीक है, तो यहां तक अगर अभी हमने देखा तो इतना अगर हम समझे यहां तक, तो मोटा मोटा क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेगी तो चार्ज डेवलप होता है। चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, दूसरी कहानी है एडिविटी ऑफ चार्ज की। जब बात करेंगे तो टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम
इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उस बॉडी में, उस सिस्टम में, उसके अंदर टोटल इंडिविजुअल चार्ज कितने हैं उन सबका सम निकालो। उन सब का जब सम निकालोगे तो वही उस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज बनेगा। जैसे सपोज दैट ये एक बॉडी है बच्चे, ये 4 कूलाम चार्ज है Q1, Q2 5 कूलाम और Q3 6 कूलाम चार्ज है। तो अगर इसका नेट चार्ज किया जाएगा, टोटल चार्ज निकाला जाएगा, तो इनके इंडिविजुअल्स का सम निकालना पड़ेगा। कितना होगा? 4 + 5 + 6 कितना हो गया? 15 कूलाम चार्ज हो गया। यही है एडिबिलिटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि भैया किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल चार्ज होते हैं उनका सम टोटल चार्ज के बराबर हो जाता है। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल चार्ज है सबको जोड़ दो तो नेट फाइनल चार्ज निकल आता है। ठीक है बच्चे, इतना समझ लिया आपने। आइए दूसरी बात समझते हैं। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली गेट्स ट्रांसफर्ड। ना तो चार्ज को क्रिएट करेंगे आप, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या होगा? ये केवल ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यहां पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर के साथ मल्टीपल होगा उसका चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला आपने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चे, Q = NE। Q क्या है? टोटल चार्ज है। N क्या है? इंटीजर है, +2 +1 +2 +3 इस तरीके से। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद रखना है आपको। चार्ज SI यूनिट ऑफ चार्ज मेरे प्यारे बच्चे कूलाम होती है। आपसे कोई कहे कि SI यूनिट बताइए तो चार्ज। प्यारे बच्चे SI यूनिट से एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछ लेगा फिजिक्स के अंदर कि करंट की SI यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है। एक MCQ आपको SI यूनिट पर बेस्ड आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। लिख लीजिए ये बात। तो प्लीज प्रिपेयर ऑल SI यूनिट ऑफ ऑल टर्म। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मतलब जो 1 कूलाम चार्ज है वो स्मॉलेस्ट ओके इंडिपेंडेंट है और चार्ज है। सबसे छोटा इंडिपेंडेंट है, किसी और की जरूरत नहीं है उसको। इंडिपेंडेंट चार्ज है और सबसे छोटा है। तो मन में आता है सर फिर सबसे बड़ा क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे होता है। ठीक है, और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो लार्जेस्ट यूनिट फैराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट कूलाम हो गई। ठीक है, और कूलाम SI यूनिट भी है। ऑन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नो नेट चार्जेस प्रेजेंट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे इस चीज को थोड़ा और समझिए। मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इसकी वजह से नो नेट चार्ज। चार्ज होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, बट नेट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। कुछ और बातें बताऊं बच्चों आपको, बढ़िया बढ़िया फैक्ट। तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं जल्दी से। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर बॉडी में होती है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या है? जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या गेन करेगी तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके सर, लाइक रिपेल मारेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। एडिविटी चार्ज के अंदर पढ़ा कि जो सम है, जो इंडिविजुअल चार्ज है वो उनके टोटल चार्ज के बराबर होता है किसी भी बॉडी के अंदर। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। क्वांटाइजेशन के अंदर क्या पढ़ा? किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है सर, ये फॉर्मूला पढ़ लिया। SI यूनिट कूलाम हो गई और ये इंडिपेंडेंट होती है और लार्जेस्ट क्या हो गई? फैराडे हो गई। इतना अब तक हमने पढ़ लिया। और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज नहीं है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताऊं आपको? एक्स्ट्रा बातें सुन लीजिए, 2 मिनट की, कुछ और मजा आएगा आपको। एक्स्ट्रा बातों में सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई एक वायर है सपोज दैट, इसके अंदर मिलियंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या होता है? वायर के पास कैसे मिलियंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो आपको दिखते नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज ही बहुत ही छोटा होता है। ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली अभी मूव कर रहे हैं इधर उधर कहीं पर भी है, लेकिन जैसे आप इनको सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बेटा वायर में तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये बात आप और याद रख लीजिए कि वायर के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे तो चार्ज डेवलप हो जाता। तो आप कह सकते हो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी, इन अ वायर, इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड
चार्ज। एक आप ये भी बात बोल सकते हो, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ और बातें हो जाए, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेंगे। आइए कुछ और देते थे। देखो बेटा, ये कोई एक चार्ज है और ये चार्ज अभी रेस्ट में है। ये चार्ज कैसा है? रेस्ट में है, रेस्ट में है ये चार्ज। तो मतलब रेस्ट में होने का मतलब वेलोसिटी कोई नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। अच्छा सर, चार्ज मूव करने लगा तो? बिल्कुल बताएंगे बेटा। चार्ज मान लीजिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात सर, ये भी समझ में आ गई कि अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप होंगे। प्यारे बच्चे, एक और केस, अगर चार्ज को आप एक्सेलरेट कर दो, चार्ज को क्या कर दो? एक्सेलरेट कर दो। एक चार्ज है, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है। जो वेलोसिटी है वो बेटा मेरे प्यारे बच्चे वो कांस्टेंट नहीं है, तो अब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अगर चार्ज को आप क्या कर रहे हो बेटा? एक्सेलरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट कर रहे हो, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। इस समय क्या इससे क्या डेवलप होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप हो जाती है। तो ये बेटा आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। ठीक है, रख लेना, काम आएगा आगे। ठीक है, तो अब तक हमने चार्ज के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, अब जब चार्ज सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा एक चीज और बात है, चार्ज के बारे में अगर थोड़ा सा चीज और समझे तो जैसे मेरे प्यारे बच्चे, ये एक पीवीसी का मान लीजिए पाइप है, ये पीवीसी पाइप है, और अगर आप इसे किसी वूलन कपड़े से रब करें तो क्या होगा? मान लीजिए इसको इसके साथ रब कर रहा हूं, तो मान किसी एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो इससे या तो इससे। मान लीजिए वूलन से इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो रहा है, तो जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसके पास क्या आ जाएगा? प्लस, और जिस पे जा रहा है उस पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो रब करने से भी, और जब आप फ्रिक्शन करते हैं तो भी चार्ज डेवलप होता है। बहुत किया होगा, कंगा कॉम ऐसे बालू में ऐसे रगड़िए, तो हल्के से कागज के टुकड़े के पीस के पास ले जाइए तो उसको अट्रैक्ट करता है, तो वो भी चार्ज आया, बट वो बहुत ही नॉर्मल चार्ज है। तो उम्मीद करते हैं अब चार्ज की पूरी कहानी हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी और शानदार तरीके से आपने पूरे चार्ज के कंसेप्ट को समझ लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं चार्ज के बाद करंट क्या है, व्हाट इज करंट। ओके, राइट डाउन इट। चार्ज सीखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब बारी है करंट की। आइए धमाकेदार तरीके से करंट को सीख लेते हैं, क्योंकि करंट जिसको भी लगता है तो धमाका उसके पूरे बॉडी में हो जाता है। तो आइए फिर करंट को अच्छे से जानते हैं कि क्या है करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी कंडक्टर जिसमें करंट या हीट फ्लो हो सके, ठीक है, जब उस पर चार्ज फ्लो करता है तो क्या आ जाता है? करंट आता है। इसके पहले चार्ज में क्या बताया था कि वायर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो चार्ज डेवलप होता है, और जब चार्ज मूव करेगा तो क्या डेवलप होगा? करंट। ठीक है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। बहुत बढ़िया भाई, ये फॉर्मूला होता है। एसआई यूनिट क्या होती है? पेपर में मैंने बताया कि एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनता है, चार्ज की कूलाम और टाइम की सेकंड, कूलाम पर सेकंड। ठीक है, कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ये भी याद रखें, 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर -6 एम्पियर। ऐसे फिर नैनो भी होता है, पिको भी होता है, फर्मी भी होता है, याद रखेंगे। 1 एम्पियर क्या है बेटा? पेपर में कभी कभी 1 एम्पियर पूछ लेता है। ठीक है सर, एम्पियर क्या है? एसआई यूनिट है ना करंट की। तो 1 एम्पियर क्या है? मतलब जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तो वही तो 1 एम्पियर होगा। फिर से, 1 कूलाम चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो होगा तो वो 1 एम्पियर बन जाएगा। लिख दिया, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, नोटिस करिए ये 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर भी आपने अच्छे से समझ लिया। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चे, करंट में क्या याद रखना है आपको कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना करंट की, वो अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर ये पूरा आपका एक वायर है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्मली जो जनरली होती है तो पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर आपसे पूछो कन्वेंशनल डायरेक्शन बताओ करंट की, तो आप क्या बोल दोगे? भाई पॉजिटिव से सर निगेटिव जाता है। अच्छा भाई, क्या हो जब उसको एक किसी सोर्स से कनेक्ट कर दे, सेल से, बैटरी से, तब क्या होगा? तब ये इलेक्ट्रॉन सीधा बच्चा बन जाता है, फिर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, बिल्कुल सही रास्ते में। अच्छा ठीक है सर, कैसे? इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, अभी यही जैसे बनाया था तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर, इधर, ये इधर, ये इधर, रैंडम मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको आपने एक सोर्स से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए आप इसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। कब? जब when a source of electricity like a cell or a battery is connected between the ends of metal wire, then it's negative to positive। तब ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगी मेरे पास। कब? जब सेल या बैटरी से आप वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई। करंट इज पूछ सकता है किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से प्यारे बच्चे। करंट मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखेंगे। एमीटर को किसमें कनेक्ट किया जाता है? सीरीज के साथ। एंड हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ओके, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और उसका रेजिस्टेंस लो होता है। सर रेजिस्टेंस क्या है और ये सीरीज क्या सिस्टम है? डोंट वरी अबाउट इट, अभी आने वाला है, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाने वाला हूं आपको, समझ जाएंगे। 2 मिनट के लिए उधार कर दीजिए इसको। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ये देखिए एमीटर बना, इसके सामने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। करंट क्या है सर? फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर करंट होता है। करंट की एसआई यूनिट सर एम्पियर होती है। 1 एम्पियर क्या होता है? जब सर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो क्या बन जाएगा? 1 एम्पियर बन जाएगा। ठीक है सर, तो डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट होती है ना सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हाँ सर आपने बताया। कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब उसे आप सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट किस में मेजर करोगे? एमीटर से। कनेक्ट किससे करोगे? सीरीज से। रेजिस्टेंस कितना होगा? लो होगा। ठीक, चलिए इतना समझ लिया आपने। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। आइए बहादुर बच्चों, सीखते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर देयर कंपोनेंट। ओके, एक ऐसा डायग्राम प्यारे बच्चे विच इंडिकेट, जो आपको बताता है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट किसी सर्किट से जुड़े हुए हैं और उनके सिंबल का यूज करते हुए। ओके, जैसे बेटा ये एक सेल है, ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, करंट आया और ये बल्ब ग्लो कर रही है, तो ये पूरा एक सर्किट डायग्राम आपके सामने है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कंपोनेंट के सिंबल क्या होते हैं। आइए जान लेते हैं। सेल, सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। बैटरी, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी, तो बैटरी का सिंबल हो गया। कनेक्टिंग वायर, सीधा वायर को ज्वाइंट कर दिया। हाँ सर, ये ज्वाइंट करने का सिंबल आपने बना दिया, ये वहां पर, ये देखो ये वायर आपका ज्वाइंट हो गया। वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, तो इस तरीके का सिंबल। फिक्स रेजिस्टेंस, तो ऐसे बना देना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो बस ऐसे कर देना। ओपन स्विच का बेटा ये है, बीच में डॉट नहीं है। क्लोज स्विच में बीच में डॉट है। ठीक है, ये क्लोज स्विच का है बेटा। ओके, ये आपका आ गया एमीटर का, एमीटर। फिर ये क्या हो गया? वोल्ट मीटर। ये क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। तो बेटा इनके सिंबल बनाने की प्रैक्टिस कर लें, एक बार इनको बना लें। ठीक है, तो अभी हमने देखा करंट को और सर्किट डायग्राम को, एक ऐसा डायग्राम जिससे ये पता चलता है कि कोई सेल या बैटरी से हमारे कितने कंपोनेंट कनेक्टेड हैं, उनके सिंबल का यूज करते हुए, रियल में नहीं। और बेटा कंपोनेंट और उनके सिंबल। ठीक है, इतना आपने अच्छे से सीख लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज की कहानी को जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इतना शानदार तरीके से आप नोट कर लें, अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलें। खुद का लिखा हुआ खुद को ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा मत लिख देना कि खुद पढ़ो या तो खुदा पढ़े, समझ रहे हैं ना? ऐसा भी मत, ऐसे नोट्स मत बनाना कि बाद में आप बोर्ड एग्जाम के टाइम रिवाइज करने बैठे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से बढ़िया नोट्स बनाइए और मन लगाकर पढ़ाई करें। लेकिन अभी इतना नोट्स बनाने के बाद
आगे आपको सिखाता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। करंट पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, सर्किट डायग्राम पढ़ लिया, अब बारी है पोटेंशियल डिफरेंस सीखने की, ठीक है। नॉर्मली आप वोल्टेज बोल सकते हो। Potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in a moving a unit charge from one point to the other. क्या मतलब है भाई? एक यूनिट चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सपोज दैट ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। आप यहां से यहां पर एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है Q, इस यूनिट चार्ज को यहां से यहां ले जाना चाहते हो, तो बेटा ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, कोई भी चीज है उठाकर अब जब आप एक जगह से दूसरी जगह लाते हो तो वर्क होता है कि नहीं होता है? वैसे ही बेटा एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वही लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done to moving unit positive charge from one point to the other. ठीक प्यारे बच्चे, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, क्या ले जा रहे हैं? चार्ज। चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ रहा है वही आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। SI यूनिट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? ये आपकी SI यूनिट है। SI यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं आप? वोल्ट। ठीक है भाई, जूल पर कूलाम को आपने वोल्ट बोल दिया। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन है, बताइए आप, जैसे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, अगर यहां पर भी 7 एम्पियर का करंट है और यहां पर भी 7 एम्पियर का करंट है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पर करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर लेवल सेम है पोटेंशियल का तो करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या वर्ड क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, वोल्टेज में डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये है सर कि दो पॉइंट ये हैं, यहां मान लीजिए 15 एम्पियर का करंट है और यहां पर 8 एम्पियर का करंट है। अब होगा? हाँ सर अब होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आप वोल्टेज लिख लीजिए, वोल्टेज, वोल्टेज, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा ना। यहाँ 15 वोल्टेज है, यहाँ 8 वोल्टेज है, यहाँ 7 वोल्टेज था, 7 वोल्टेज था तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। यहाँ 15 वोल्टेज है, यहाँ पर भी 8 वोल्टेज है, तो अब करंट फ्लो होगा। इससे एक बात ये पता चलती है मेरे प्यारे बच्चे, मोर पोटेंशियल डिफरेंस मोर करंट फ्लो। ठीक है, तो यहां तक हमने एक चीज सीख ली। ठीक है, क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चे? कि अगर लेवल सेम है, पोटेंशियल का लेवल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल का लेवल डिफरेंस है, अलग अलग है, तो करंट फ्लो होगा, और जितना ज्यादा लेवल होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा। 1 वोल्ट पेपर में पूछ लेता है। 1 वोल्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 1 जूल मतलब 1 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए जब 1 जूल काम हो गया तो 1 वोल्ट हो गया। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां से यहां तक ले जाने के लिए यूनिट चार्ज ले लिया आपने, 1 कूलाम चार्ज को यहां से यहां ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वो 1 जूल है। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ, वोल्ट क्लियर हुआ। कुछ और अच्छी बातें, इलेक्ट्रॉन फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है सर, हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे। ओके, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और करंट कैसे फ्लो करेगा? हायर से लोअर। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। ये फिगर देखिए, ये बेटा सेल से कनेक्टेड है, ये करंट आई आ रही है। देखो यहां पर ये क्या है? लोअर पोटेंशियल, तो ये यहां पर क्या है बेटा? हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? लोअर से हायर की तरफ। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, हायर बड़ा, लोअर छोटा। करंट की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होती है, तो हायर से लोअर। फिर से बोलियो, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो लोअर टू हायर और करंट फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल। याद रखेंगे ये बात? ठीक है सर, याद रहेगी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सीख लिया, मोर पोटेंशियल डिफरेंस,
more current flow. Electron flow from lower potential to higher, current flow higher to lower. ठीक है बेटा. Potential difference is measured by voltmeter. Potential difference को कैसे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से मेजर करते हैं. ठीक है. वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. याद करिए, एमीटर किस में कनेक्ट किया गया था? सीरीज में. तो वोल्टमीटर किस में कनेक्ट किया जा रहा है? पैरेलल में. उसका रेजिस्टेंस क्या था? लो. इसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई. ओके सर. तो वोल्टमीटर को आप किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में. और रेजिस्टेंस कितना होता है? हाई होता है. रेजिस्टेंस हाई. कनेक्ट किस में करेंगे? पैरेलल में. मेरे साथ बोलेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, दिमाग में फीड हो जाएगा. और कंसेप्ट समझे जाते हैं, रटे नहीं जाते हैं. अगर आप ये कंसेप्ट सीख लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप करने में एबल रहेंगे. तो ध्यान से सीखिए. आपने मजे मजे में पोटेंशियल डिफरेंस खत्म कर लिया क्या? एक यूनिट पासिव चार्ज को यहां तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? लोअर टू हायर. करंट कैसे फ्लो करता है? हायर टू लोअर. ओके. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे करते हैं? वोल्टमीटर से. वोल्टमीटर किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में. रेजिस्टेंस कहता होता है हाई. खत्म. बहुत बड़ी चीजें नहीं होती है बेटा, पढ़ना आसान है. देखिए ये फिगर बना हुआ है. ये देखिए 2 पॉइंट ए और बी, ये पैरेलल में है और वोल्टमीटर आपका लगा हुआ है. ठीक है. तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी. मेरे प्यारे बच्चे, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो आइए थोड़ी बात कहानी करते हैं रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चे, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ये कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये करंट को फ्लो होने से रोकता है किसी भी वायर के अंदर. ठीक है सर. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं? वैसे बताएं, आपके भी फैक्टर हैं जो आपको प्रभावित करते हैं पढ़ने से. पता है? मैं बताऊं? मोबाइल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अपनी वाली, तेरी वाली, ये सब. छोड़ो चक्कर, पढ़ो मन लगा के. बोर्ड एग्जाम है. आइए देखिए, जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतनी जल्दी समझ जाओगे कि ये सर ने सही समझाया था. पहले पढ़ाई, पहले फ्यूचर, पहले करियर. फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. लेंथ. लेंथ में कैसे बच्चा? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. ठीक है सर. एरिया. एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. सर इस कहानी को थोड़ा समझाओ. ये वाली तो समझ में आती भाई, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा. देखो बेटा, ये वायर है, सोडियम वायर. अब सोडियम के बेटा, सोडियम वायर में सोडियम के ही आयंस होंगे. एटम बोल लो, होते तो आयंस है. एटम बोल लो, ये बहुत सारे देखो सोडियम के एटम्स हैं, आयंस हैं. तो अब क्या करेंगे, जब करंट फ्लो करेगा तो ये जितने भी आयंस हैं करंट के फ्लो होने का अपोज करेंगे, विरोध करेंगे. ये आयंस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेंगे, कम कर देंगे भैया, अच्छे से फ्लो नहीं होने देंगे आपको. या मान लीजिए, क्योंकि सोडियम का तो वायर होता ही नहीं है, कॉपर वायर ले लो बेटा. सॉरी, कॉपर वायर ले लिया आपने. ये आपके कॉपर आयंस है. ये कॉपर वायर है और ये क्या है? कॉपर के आयंस हैं. तो कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन है जब फ्लो करेंगे तो जो कॉपर के ऑलरेडी एटम्स वायर में प्रेजेंट हैं वो कहेंगे ना भाई हम आपको न जाने देंगे. तो क्या होगा? अगर एरिया बढ़ जाए, पाइप मोटा हो जाए तो ज्यादा स्पेस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए. बिल्कुल सही बात है सर. अब मान लो ये पाइप बहुत मोटा बना दे, इतना ऐसे मोटा कर दिया तो देखो स्पेस ज्यादा मिल गया इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, कहीं ना कहीं से निकल के भागी जाएगा. ठीक है सर. ये क्या होता है बेटा? यही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया. ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया. ये क्या है? लेंथ है. ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई क्या? कि किसी भी वायर के अंदर उसके अपने एटम्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, वही रेजिस्टेंस है. तो ये क्या है? प्रॉपर्टी है बेटा. रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है. अरे बेटा, जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर. आपके घरों के सामने जो रोड बनी होती है, इसमें स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, अब वो तो आजकल के बच्चे 100-80 की स्पीड से आएंगे, सामने वाले की हालत टाइट कर देंगे. तो इससे इसीलिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, ताकि आप रुकिए फिर जाइए, रुकिए फिर जाइए. रेजिस्टेंस ठीक भी है, बैड भी है. हर एक चीज के प्रो भी हैं, कॉन्स भी हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन डिसाइड. मटेरियल, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मटेरियल. मटेरियल पे डिपेंड करता है भाई रेजिस्टेंस. सीधी सी बात है, सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, कॉपर में फिर उससे कम, एल्यूमिनियम में फिर उससे कम. तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा. टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है भाई. टेम्परेचर पे कैसे? अगर मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो फिर कंडक्टिविटी कम. एलॉय में भी टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम. लेकिन ये
सेमीकंडक्टर को क्या हुआ, रेजिस्टेंस जैसे ही कम किया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कर दो, तो जैसे ही आपने कंबाइन किया तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। SI यूनिट क्या होती है बेटा, ओम, ठीक। वैसे ओम नाम के तो स्टूडेंट भी हैं, आपके दोस्त भी होंगे, चिढ़ाना मत उनको। रो मतलब रेजिस्टिविटी, रो मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है सर समझ गए। तो सर रेजिस्टिविटी समझा दीजिए ना, फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है सीख लीजिए प्यारे बच्चे। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, मतलब रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना ही एरिया पे डिपेंड कर रही है। सर तो किस पे डिपेंड करती है, अरे सुनो तो सही, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। किस पे, मटेरियल किस चीज का बना हुआ है और टेम्परेचर पे, दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक बात बताऊं, बताता हूं, देखो ये आपका वायर है, मान लीजिए बेटा इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब अगर कोई वायर है जो लेंथ कितनी 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उस वायर की क्या होगी, बराबर। तो रेजिस्टिविटी में क्या याद रखना है कि सर ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, किस पे डिपेंड नहीं करता, बोलो, लेंथ और थिकनेस पे। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर की होती है, फिर सेमीकंडक्टर, फिर एलॉय, फिर मेटल। मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है सर, कि अगर रेजिस्टिविटी कम तो फिर कंडक्टिविटी ज्यादा। मेरे प्यारे बच्चे अगर रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी अच्छी, इसीलिए सिल्वर का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सिल्वर का क्या होता है, कम होता है, तो कंडक्टिविटी बढ़िया होती है। तो ये ऑर्डर है, ये आपके सामने लिखी हुई है। मेटल की रेजिस्टिविटी लगभग इतने के, मतलब कोई भी एक, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि पहचानो क्या है, तो देखो बहुत ही कम है ना, तो रेजिस्टिविटी कम, तो मतलब ये मेटल की हो गई, ये एलॉय की हो गई, ये सेमीकंडक्टर की हो गई, ये इंसुलेटर की हो गई, ठीक है। रेजिस्टिविटी की अगर आप एसआई यूनिट निकाले तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से रो इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, R इंटू ए और एल इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड। एसआई यूनिट निकालोगे तो इसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, एल की मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, ओम मीटर। तो मतलब रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने अब तक पोटेंशियल डिफरेंस भी सीख लिया और रेजिस्टेंस भी सीख लिया, ठीक है प्यारे बच्चे। जैसे वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, वैसे ही करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। कोई भी चीज फ्लो तभी करती है जब उसमें अपने आप में गैप होता है। तो मैं एक काम करता हूं, आप इसे नोट कर लें, इसके बाद आपके साथ एक इमेज शेयर करते हैं, उसको देखिए, तो फिर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के लेवल को क्या समझाया गया है। वैसे सब कुछ समझ में आ गया, आपके लिए एक इमेजेस लगाते हैं अभी। पहले ये अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। हाँ कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, उसके बारे में भी बताया करिए, जिससे हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, ठीक है, आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए, आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए। चलो बच्चों नोट कर लो, इसके बाद आपको सिखाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके नोट करो बच्चों। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल कैसे इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपके सामने एक इमेजेस प्रेजेंट है, इसको आप अच्छे से देखें, ठीक है, अच्छे से देखें और समझें, आपको सारे फैक्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने इमेजेस को देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बेटा, या नोट क्या ही करना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। पढ़ लिया रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टिविटी भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी, करंट भी, चार्ज भी। अब क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो जब बात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की आएगी तो ये दो तरीके से कंबाइन करेंगे आप, एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सीरीज, सारे रेजिस्टर्स एक ही वायर से कनेक्टेड होते चले जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और करंट क्या रहती है, सेम। वोल्टेज क्या रहता है सीरीज सिस्टम में, डिफरेंट। पूछेगा बता दोगे, हाँ बता देंगे सर। करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंट।
RE मतलब इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा RE। ओके सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको सीरीज में निकालना है तो क्या कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रूविंग भी तो सीख लें सर, आती है पेपर में, आ जाए तो सीख लो, सीखना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो तीन रेजिस्टेंस को, कनेक्ट कर दिया R1 R2 R3, जानते हैं ना करंट तो सेम आएगा, करंट यहां पर भी वही रहेगा, यहां पर भी वही रहेगा, यहां पर भी वही रहेगा, करंट नहीं बदलेगा, बट वोल्टेज देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तीन लाइनें लेट करके एक अच्छा आइडियल बच्चा बनते हुए लिख देना कि लेट थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, अ बैटरी ऑफ V वोल्ट हैज बीन अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, लिख देना इतना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रूविंग में। ठीक है, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। इफ आती है आपके एग्जाम में तो, और आती है, पूछ लिया जा सकता है आपसे, टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई टोटल वोल्टेज निकालना है तो क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 सर, सही बात है। V नो हम जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो V की जगह IR, V1 की जगह में IR1, क्योंकि इसका अगर आपसे कोई कहे कि सर इसका वोल्टेज क्या होगा V का, तो IR1 करंट सेम रहेगा, इसका IR2, इसका IR3। बेटा I सब में आपको कॉमन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, I कॉमन ले लिया, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से ये I कैंसिल आउट, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यस, आपने प्रूविंग कर ली, हो गए होशियार। ठीक है, सीरीज की प्रूविंग हो गई। अब आ जाओ आप पैरेलल के पास। जब आप मेरे प्यारे बच्चे पैरेलल की प्रूविंग करेंगे तो फिर से करंट फ्लो होगा, इस बार ऑल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पैरेलल में एक चीज याद रखना, सारे रेजिस्टेंस को 2 पॉइंट के अंदर रखेंगे, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस हो गए। उल्टा कर दो ना सर, यहां करंट सेम, यहां करंट डिफरेंट, यहां वोल्टेज डिफरेंट, यहां वोल्टेज सेम, यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3 प्लस करके। ओके, प्रूविंग इसकी भी इंपॉर्टेंट है। फिर से वही बैटरी लगाई, कनेक्ट कर दिया तीन रेजिस्टेंस को, R1 R2 R3 को कनेक्ट कर दिया ऐसे, यहां से आपकी करंट आई आ रही, क्योंकि करंट कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो करंट इधर से इधर जाएगा। मान लीजिए करंट आया, अब यहां पे मान लीजिए I1 जा रहा है करंट, ठीक है, यहां पे करंट I2 है, यहां पे करंट I3 है, क्योंकि हमें नहीं पता ना किस सर्किट में किस रेजिस्टेंस को कितना करंट मिलेगा, R1 R2 R3। तो यहां पर टोटल करंट निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो टोटल करंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वी नो I इक्वल्स टू V अपान R, पुट कर दीजिए V अपान R, V अपान R1 V अपान R2 V अपान R3, वोल्टेज सेम होता है, V कॉमन ले लीजिए, 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3, V से V कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 अपान R इक्वल्स टू 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3। यस, आपने प्रूविंग कर ली, यस हैज बी डन। नोट पॉइंट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको सीरीज से मिलेगा, क्योंकि यहां पे सारे रेजिस्टेंस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कहां से मिलती है, पैरेलल से मिलती है। RE अगर दो सर्किट हैं, उसके लिए अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो एक फॉर्मूला और भी याद कर सकते हो, R1 प्लस R2, ये भी याद कर सकते हैं आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, अरे वाह सर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीख गए। यस बिल्कुल बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके का, सीरीज पैरेलल, इसमें सारे सर्किट को सिस्टमैटिक ऑर्डर में ऐड कर दीजिए, इसमें रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। प्रूविंग दोनों की हमने सीख ली, और बेटा प्रूविंग करके जाना, एग्जाम के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हैं, इसीलिए बीच में न्यूमेरिकल लेके नहीं आता हूं, क्योंकि थ्योरी का फिर ना सिस्टमैटिक ऑर्डर बिगड़ जाता है। पहले थ्योरी को अच्छे से समझो, अच्छे से कंसेप्ट ग्रैब कर लिए ना तो न्यूमेरिकल तो यू बनेंगे। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, इसके बाद पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओके, सो लेट्स नाउ टू लर्न स्टार्ट ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, आइए सीखते हैं। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, जितना भी करंट फ्लो कराएंगे वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी, सॉरी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा, इसके प्लेस में क्या आ गया R, तो V इक्वल्स टू IR, IR। ठीक है, ओम्स लॉ समझ में आ गया क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल्स टू IR, यहां से सीख लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बेटा ऐसे बनता है, अगर ग्राफ बनाने के लिए बोले तो ये बना देंगे,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। एक चीज और देखिए बेटा, मैथ में टीचर ने पढ़ाया होगा आपको स्लोप, राघवेंद्र सर ने बताया होगा कि स्लोप क्या होता है। स्लोप एक प्रकार का एंगल है, इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या है, y और x का रेशियो होता है। y एक्सिस और x एक्सिस का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे y एक्सिस में हमारा v है और x एक्सिस में हमारा करंट है I, तो v अपान I क्या होता है, R। मींस स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी, उल्टा बना दिया बेटा लग रहा है, रुक जाइए, कपड़ा कहाँ गया, मेरे प्यारे बच्चे स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है सर। एक क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस बताइए इस क्वेश्चन का, R3 R2 R1। कोई बात नहीं सर, अभी अभी तो बताया आपने, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। R3 का स्लोप इतना है, R2 का इतना है, R1 का इतना है, तो सबसे ज्यादा स्लोप R3 का, तो रेजिस्टेंस भी R3 का सबसे ज्यादा, फिर R2 का, फिर मेरे प्यारे बच्चे R1 का। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। सीख लिया ओम्स लॉ कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस एंड्स। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इक्वल्स टू IR। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ देखा, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और ये पूरा क्वेश्चन भी देख लिया। प्यारे बच्चे अब एक पूछ सकता है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है मेरे प्यारे बच्चे, सीरीज में नहीं होती, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती। क्यों, उसका रीजन हमें पता होना चाहिए कि क्यों होती है हमारी पैरेलल में, ठीक है। पहला, इंडिपेंडेंट फंक्शन। देखिए पैरेलल सिस्टम में क्या है, आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, हर एक पैरेलल सिस्टम के अंदर फैन चलाना है तो उसके लिए अलग की, अलग स्विच है, रेफ्रिजरेटर की अलग है, वॉशिंग मशीन के लिए अलग है, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अगर सीरीज में हुआ तो क्या होगा, आपको चलाना है टीवी, सीरीज में क्या होता है आपको पीछे बताया था, सारे एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं, सबका कनेक्शन एक ही होगा। आपको चलानी टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, सब फालतू में चालू हो जाएगा। क्या मतलब है, बिल का कंजप्शन बढ़ेगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, सीरीज के अंदर वोल्टेज सेम नहीं होता है, आपने पढ़ा था, तो वोल्टेज अलग अलग फ्लक्चुएट होगा, तो डिवाइस को रन करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, वोल्टेज से। तो सेम वोल्टेज मिलता है पैरेलल में, तो पैरेलल इसीलिए बेहतर है। पहला, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, सेम वोल्टेज और रिड्यूस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ सच है, पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। पैरेलल का ओवरऑल जो वैल्यू निकल कर आती है, आपको बताया था ना यहां पर कि अगर सीरीज है, सीरीज से आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलता है और पैरेलल से रेजिस्टेंस आपको मिनिमम मिलता है, ये बताया था ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में, कम, तो एनर्जी का कंजप्शन भी क्या होगा, कम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इजी टू ऐड डिवाइस, आप कोई भी और अदर डिवाइस को ऐड करना चाहते हो तो आसानी से आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो पैरेलल सिस्टम के अंदर। बट सीरीज में क्यों, क्योंकि सीरीज में तो एक ही आसानी से चलता चला जा रहा है। तो ये कुछ फायदे हैं सीरीज के कंपेयर में पैरेलल सिस्टम में वायरिंग करने के। तो हमारे घरों में वायरिंग पैरेलल सिस्टम में होती है, ये भी याद रखेंगे, और उसके फायदे भी जान लिए और ओम्स लॉ को भी समझ लिया। सर अब क्या बचा, पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, जितना नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ यूनिट टाइम के अंदर, कितना काम किया आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस ने, वही इसकी क्या इलेक्ट्रिक पावर है। P इक्वल्स टू W अपॉन T, ठीक है। SI यूनिट निकालेंगे तो वर्क की क्या जूल, टाइम की सेकंड, तो क्या निकल आई जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। पावर का मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन, कितना आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस ने वर्क किया एक यूनिट टाइम के अंदर। नॉर्मल डेली भाषा में अगर समझने की कोशिश करें इसको, मान लीजिए दो छात्र हैं, एक का नाम कुणाल है और एक का नाम अंश है, ठीक है, या कुछ भी ले लो, अर्पित मान लो या तेजस्वी मान लो, कुछ भी मान लो, दो नाम, दो कैंडिडेट ले लो। और दोनों कैंडिडेट से मैंने से कहा भाई आप 1 किलोमीटर आपको 50 किलो की बोरी दे दी और 1 किलोमीटर जाना है दूर। मान लीजिए हमारे अर्पित भैया पहुंचते हैं 10 मिनट में और कुणाल भैया पहुंच जाते हैं 5 मिनट में, तो किसकी पावर ज्यादा है, कुणाल भैया की। क्यों, क्योंकि उन्होंने काम को कम समय में कर लिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल भाषा है, लेकिन अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को समझेंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कितना काम किया पर यूनिट टाइम के अंदर। 1 वाट समझ में आता है कि 1 जूल
1 जूल वर्क होगा 1 पर सेकंड के अंदर। 1 वाट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड, मतलब ये वर्क होगा 1 जूल और कितने 1 सेकंड के अंदर, 1 जूल काम 1 सेकंड के अंदर, तो क्या बन गया 1 वाट बन गया। हम जानते हैं बेटा W इक्वल टू क्या होता है VIT, रख दीजिए फॉर्मूले में P इक्वल टू VIT अपॉन T, तो T से T कैंसिल हो गया, क्या निकल कर आ गया P इक्वल टू VI। फिर से पढ़ा है अभी V इक्वल टू IR, पुटअप करिए, यहां पर पुटअप करोगे तो V की जगह रख दो IR इंटू I, तो क्या बन गया I स्क्वायर R बेटा बन गया। फिर से हम जानते हैं I इक्वल टू V अपॉन R, फिर पुटअप करिए यहां पर बेटा I की जगह पुटअप कर दीजिए V अपॉन R, V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू R, ठीक है, R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, क्या निकल कर आ गया V स्क्वायर अपॉन R आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपने देखा इलेक्ट्रिक पावर में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनसे बेटा क्वेश्चंस लगेंगे। अगर मान लीजिए वोल्टेज करंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे पावर निकालने के लिए, रेजिस्टेंस और करंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। 3 फॉर्मूले हैं पावर निकालने के लिए, और W/T भी याद रखेंगे, तो हमारा पावर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आइए समझते क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है सर, बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हैं उन्होंने कितनी एनर्जी का कंजप्शन किया है, वही E इक्वल टू P इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, मतलब कितना पावर ले रहे थे और कितने टाइम तक ले रहे थे, वो क्या बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E इक्वल टू P इंटू T, ये याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। कॉमर्स आपसे पूछेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप बताएंगे किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट क्या हो जाती है किलोवाट आवर होती है, ठीक है। 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, ब्रैकेट में और लिख दिया है कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस घर का अगर आप उसे जो कि 1 किलोवाट का है और उसे 1 घंटे यूज करते हैं तो क्या बन जाता है 1 किलोवाट आवर बन जाता है, और वही होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर, निकालते हैं। 1 किलोवाट में हम जाते हैं बेटा 1000 वाट होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 36 लाख जूल। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। ये था आपका किलोवाट आवर में इतने सारे जूल्स होते हैं। नंबर ऑफ, आप जैसे चलिए थोड़े से बिल की बात करते हैं, मीटर से आप बिल निकालना भी सीख लेंगे, अभी थोड़ा 5 मिनट वेट करें, आइए। वेट का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना करने लग जाओ, इधर ध्यान दो। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ किलोवाट आवर। तो जो आप जो है ना कितने यूनिट आपके घर में बिल आया है, तो जो नंबर ऑफ यूनिट है ना वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कितने किलोवाट आवर का कंजप्शन किया है आपने। इसीलिए बिल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ यूनिट इंटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट, कितनी यूनिट का कंजप्शन किया और 1 यूनिट का प्राइस क्या है आपके एरिया में, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ी सी इस बात को और प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे एक भैया हैं कश्यप, उनका एक घर है और उस घर में एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जो कि मान लीजिए 500 वाट का है, थोड़ी देर एज्यूम कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं 200 वाट की लगभग, एक इन्होंने फैन चलाया 100 वाट का, और मान लीजिए वॉशिंग मशीन चला देते हैं 200 वाट की, टोटल कंजप्शन कितना हो गया 1000 वाट, और कंटिन्यूअस कश्यप भैया ने इसे 1 आवर तक यूज किया, ठीक है। 1000 वाट मतलब रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन, वॉशिंग मशीन जो कि मिलाकर टोटल 1000 होता है, उसे कंटिन्यूअस 1 घंटे यूज किया। 1000 का मतलब 1 किलोवाट, मतलब उन्होंने 1 किलोवाट का कंजप्शन 1 घंटे तक किया, तो क्या बन गया किलोवाट आवर बन गया कि नहीं बन गया। तो मतलब जब इतनी सारी चीजें 1 घंटे तक कंटिन्यूअस चलेंगी तो अब बिल निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी 1 यूनिट, एक 1000 का मतलब 1 यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट नंबर ऑफ किलोवाट आवर, तो नंबर ऑफ किलोवाट आवर कितना एक ही तो बना, तो एक, मान लीजिए प्राइस है सब कुछ लगाकर 7 रुपए 7 रुपीज, तो कितना आ गया 7 रुपीज आ गया, 1 घंटे के अंदर इन्होंने 7 रुपीज का कंजप्शन कर लिया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये था बिल निकालना, जो कि आसान है बहुत ज्यादा। अच्छा, जब घरों में रीडिंग आए तो प्रीवियस रीडिंग से करंट रीडिंग को माइनस कर लीजिए, जितना आता है
उसमें आप 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बिल भी निकल आएगा। तो बिल निकालना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी तक क्या सीखा? पावर, पावर क्या है सीख लिया, फॉर्मूले देखे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E = P × T, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, और बिल निकालने का फंडा, ठीक है। इतना आराम से अपने दिमाग में फिट करें। फिर पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चों। अब पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, कौन से, लाइक नाइक्रोम, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called heating effect of current. जब किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट पास कराया जाता है तो वो वायर हीट प्रोड्यूस करता है, इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे आपने आयरन देखा है, प्रेस, उसमें क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है। वो जब करंट देते हो तो करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ लेते हैं। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के स्क्वायर के, मतलब अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके स्क्वायर में होते हुए हीट की वैल्यू बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। टाइम जितनी देर तक भाई प्रेस है, ज्यादा टाइम तक कनेक्ट करके रखोगे तो ज्यादा हीट हो जाएगा। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो फॉर्मूला क्या बन गया, H = I² RT। इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आपके न्यूमेरिकल भी लगेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अभी बताया बेटा, आयरन है, हीटर है, ओवन है, ये सब किस पर बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग डिवाइस, ये हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, एलॉय। ये पूछ सकता है आपसे। एलॉय क्या है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सब एलॉय के बने। नाइक्रोम किसका बना होता है, एलॉय का बना होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बेसिक सी बात है सर कि अगर करंट देंगे तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो कन्वर्ट कर देगा हीट के अंदर, ठीक है। जूल्स लॉ हीटिंग में H = I² RT होता है, इससे हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। और एग्जांपल के तौर पे आयरन, हीटर, ओवन, मटेरियल यूज कौन से किए जाते हैं हीटिंग डिवाइस के लिए, एलॉय का यूज किया जाता है। एक दो और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो बेटा फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। पहला फैक्ट, टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हाई, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है। फिलामेंट क्या करता है, हीट हो जाता है और लाइट भी देता है और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। देखा है ना गाँव, बहुत पहले आप भी देखे होंगे, जो पीले वाले बल्ब आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट इतने डिग्री होता है, टंगस्टन का है, जो कि एलॉय है। एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी ज्यादा करता था। फिर हटा के एलईडी, फिर अब जानते हो अब तो बहुत ही अच्छे सिस्टम बन गया है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब देख लिया हमने। अब पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्यूज। यहां से लिख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्यूज से जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने फैक्ट लिखे हैं इन्हीं फैक्ट से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहला बेटा, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस। पूछेगा फ्यूज वायर कैसे कनेक्टेड होता है अप्लायंस के साथ, तो सीरीज में कनेक्टेड होता है। बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी प्रिंसिपल फॉलो करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। प्रिवेंट फॉर शॉर्ट सर्किट, ये आपको शॉर्ट सर्किट से बचाता भी है बेटा। कैसे बचाता है, अगर आप उसे देखना चाहे तो देखो। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं, एक फ्यूज वायर बनाते हैं। ये थोड़ी देर के लिए ऐसे बना लिया बेटा, ठीक है। ये आपका फ्यूज वायर है, इधर से आपने कोई एक अप्लायंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां आपने 7 एम्पियर, जो अप्लायंस है वो 7 एम्पियर करंट पे चलने वाला है, ठीक है। और जो आप करंट दे रहे हैं वो 10 एम्पियर का दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब आप सोर्स से 10 एम्पियर का करंट दोगे तो ये वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपका अप्लायंस सेफ हो जाएगा। अगर आप उससे कम दे रहे हो, सपोज 6 एम्पियर दे रहे हो, तो अप्लायंस आपका रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा दे दोगे तो अप्लायंस, ये वायर ब्रेक हो जाएगा और आपका अप्लायंस सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिवेंट फॉर शॉर्ट सर्किट। अब तो मेरे प्यारे बच्चे आप जानते हैं फ्यूज
सेफ्टी डिवाइस है, उसकी जगह एमसीबी आ गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हाई रेजिस्टिविटी होता है। याद रखना, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो, और रेजिस्टिविटी कैसी? हाई। सो व्हेन हाई करंट पासेस थ्रू इट मेल्ट्स एंड ब्रेक एंड स्टॉप फ्लो ऑफ करंट। देख लीजिए, वही बता समझाइए भी हमें कि जैसे ही आप फ्यूज वायर के साथ मान लीजिए करंट ज्यादा दे दिया, जितने भी अप्लायंस के साथ था कनेक्टेड था, तो वायर ब्रेक हो जाएगा और अप्लायंस आपका सेफ हो जाएगा। फ्यूज वायर एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, आयरन। ठीक है, फ्यूज वायर किसका है? एलॉय का बना होता है, कॉपर, लेड, आयरन में से। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब से इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यहां तक पढ़ने से अब आपका जो चैप्टर है, खुश हो जाओ, थ्योरी समाप्त हो गई है, डिटेल थ्योरी समाप्त। जैसा आप जानते हैं, इसको पढ़ने के बाद पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। कहां से बनेगा? इन्हीं थ्योरी में से बनेगा, जितना अब तक मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपके लिए, थ्योरी हो गई, 1 शॉर्ट कंप्लीट, 2 शॉर्ट्स। दूसरे शॉर्ट्स में क्या करेंगे? बहुत ही बेहतरीन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, आई एग्री, बट प्यारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस तो नए आते हैं ना, तो वो एक टीचर को समझ होती है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो जानता है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन की मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगला सेशन हमारा होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड। तब तक इस थ्योरी को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, अपने प्यारे से सुंदर हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें। हाँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से करते रहें, क्योंकि आपके ऊपर ही आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है आसपास के एनवायरनमेंट से, डिस्ट्रक्शन से, मन लगाकर पढ़ाई करते रहना है। नोट कर लीजिए। टेक केयर।